नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, ये खबर हर व्यक्ति के लिए, हरियाणा के प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत अहम रहने वाली है। आपको बता दें कि जब से हरियाणा सरकार ने नए नोटिफिकेशन जारी किए हैं, बीपीएल्स को लेकर बात करें तो एपीएल्स को लेकर बात करें और एवाई राशन कार्ड को लेकर बात करें तो काफ़ी लोगों को बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और इसी पूरे मामले को लेकर आपको बता दें, सरकार भी सजग है। सरकार भी इस मामले को सॉर्ट आउट करने पे लगी है और आपको बताएंगे आज काफ़ी सवाल हैं जो आपके सवाल हैं, वो आज हम जानने के लिए पहुंचे हैं। करनाल की एडीसी मैडम हैं डॉक्टर वैशाली शर्मा, उनसे हम एक्सक्लूसिव बातचीत करने जा रहे हैं। और जो क्वेश्चंस हैं पूरे के पूरे जनता के क्वेश्चन हैं और मैम इन क्वेश्चन के उत्तर देने के साथ साथ पूरा समाधान बता देंगे, क्योंकि इसके अंदर प्रशासन का काफ़ी बड़ा अमली जामा लगा हुआ है। और आपको बता दें, जिस तरह से बात कर रहे हैं कि आटा हरियाणा के 5 जिलों में पहुंच चुका है, उसका भी वितरण जल्दी हो जाएगा। कई सवालों के साथ मैम से बात करना चाहेंगे। मैम, आपका अब तक टाइम से बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैम, काफ़ी समस्या उत्पन्न हो गई है लोगों के एपीएल्स और बीपीएल्स और एवाई राशन कार्ड को लेकर, जी, इसमें क्या बताना चाहेंगे मैम? देखिए, जो अंत्योदय अन्न वाले ये जो राशन कार्ड हैं, जिनकी इनकम 1.8 लाख से कम है सालाना आय, उनके लिए ये कार्ड बनता है। तो जिसकी भी हम इनकम वेरिफिकेशन करवाएंगे, वो ऑटोमेटिकली उसका बीपीएल कार्ड जनरेट हो जाएगा। जैसे पहले होता था कि इनकम वेरिफिकेशन के बाद भी उन्हें चक्कर काटने पड़ते थे, अब ऐसा नहीं होगा। अब जिसकी इनकम 1.8 लाख से कम वेरीफाइड है, उसका ऑटोमेटिकली पीपीपी से सत्यापन होने के बाद उनका राशन कार्ड बन जाएगा। तो मैम, जिस तरह से ये पूरी की पूरी करेक्शंस है, एकदम से करेक्शंस पैदा हो गई है, लोग घूम रहे हैं, कभी कहाँ जा रहे हैं, कभी कहाँ जा रहे हैं, लोगों को राइट इन्फॉर्मेशन नहीं भी, ऐसी कौन सी विंडो पे जाएं जहाँ पर उनकी समस्या का समाधान हो जाए? मैं परिवार पहचान पत्र से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी समस्या है, तो जैसा हमने पहले भी बताया है काफ़ी लोगों को, और मीडिया के थ्रू हमने पब्लिसाइज भी किया था कि हमने मिनी सचिवालय में और जितने भी ब्लॉक ऑफिसेज हैं, जितने भी खंड कार्यालय हैं, सेक्रेटरी एमसी के ऑफिस हैं, उनमें हम लोगों ने सहायता केंद्र बनाया हुआ है। उस हेल्प डेस्क पे आप जाइए और वहाँ पे जाके आप अपनी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। इसके अलावा मेरा परिवार करके जो पोर्टल है, उसमें सिटीज़न लॉगिन भी दिया हुआ है। सिटीज़न लॉगिन में जाकर वो अपना फैमिली आईडी डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, उनके पास ओटीपी आएगा और वो अपनी ग्रीवेंस अपने घर से भी डाल सकते हैं। तो मैम, जिस तरह से बात करें, सीएससी सेंटर खुले हुए हैं, अटल सेवा केंद्र खुले हुए हैं, क्या यहाँ पर भी ये लोग जा सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं? हाँ जी, सीएससी पर भी जा सकते हैं, वहाँ पर भी उनकी समस्या का समाधान होगा। लेकिन वहाँ पर जैसे हर एंट्री के लिए कुछ पैसे लिए जाते थे जी जी। उनसे, तो उन लोगों की मदद करने के लिए हमने निःशुल्क सेवा अपने मिनी सचिवालय में और खंड कार्यालय में और सचिव के कार्यालय में भी शुरू करवाई है। तो मैम, बात करें जिस तरह से फैमिली आईडी है, तो फैमिली आईडी को लेकर जो इनकम्स के आ जाते हैं बीच में, उसका पैरामीटर्स कैसे रहता है, उसको कैसे डिसाइड करें कि इनकम कितनी दिखानी है? और कई लोगों की काफ़ी कम इनकम होती है, ज़्यादा आ जाती है, ये इशू कैसे मैडम क्रिएट होगी? देखिए, जो भी इनकम के लिए रिक्वेस्ट हमारे पास आती है, इनकम वेरिफिकेशन के लिए, वो कंसर्न्ड लोकल कमेटी के पास जाती है। लोकल कमेटी में 5 सदस्य होते हैं, जी। वो उनके घर पे जाके वेरीफाई करते हैं। कुछ जो पैरामीटर्स वो देखते हैं, उनमें कुछ चीज़ें हैं कि उनके पास कितने व्हीकल्स हैं। वो ये देखेंगे उनके पास कोई गाड़ी है, 4 पहिया वाहन है कोई, या उनके घर में कुछ साधन एजेड्स कौन-कौन से हैं। जैसे एसी है, किसी के घर में टीवी है, किसी के घर में वॉशिंग मशीन है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। फिर वो पूछते हैं वहाँ पर जाके कि आपके लोग कहाँ नौकरी करते हैं, उस घर के सदस्य। वो कोई प्राइवेट नौकरी में है, कोई सरकारी नौकरी में है। इस तरीके से देख के उनके पास कितनी भूमि है, ये सारी देख कर एक अनुमान लगाया जाता है कि हाँ, इनकी आय इतनी होती होगी। ये कुछ मुख्य पैरामीटर्स होते हैं। तो मैम, जो ये कमेटी बनाएगी है, कौन-कौन लोग हैं, कब सर्वे पे जाते हैं लोग? लोकल कमेटी के पास जैसे ही डेटा पुश होता है, वो सर्वे में जाती है। लोकल कमेटी में उन्हें आदमी से ज़्यादा कांटेक्ट नहीं करना होता है। इधर-उधर से आप आस-पास में बात करके और फिर उनके घर का फ़ोटो लेकर उन्हें डालना होता है। एक बात मैं और ये बताना चाहूँगी कि कुछ लोगों में ये भ्रांति है कि लोकल कमेटी उनके पास आई नहीं, ऑफ़िस में बैठ के उन्होंने काम कर दिया। तो मैं ये क्लैरिफ़ाई करना चाहूँगी कि ये बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि लोकल कमेटी की जो ऐप होती है, वो लोकेशन बेस्ड ऐप होती है। वो उसी लोकेशन पे जाके चलती है
है तो उन्हें वहीं पर जाके चेक करना पड़ता है, फील्ड वेरिफिकेशन। मैम एक बड़ी समस्या ये है, मान लो सीएससी सेंटर पर जाते हैं या अटल सेवा केंद्र पर जाते हैं तो कुछ समय के लिए साइट चलती है, उसके बाद सर्वर बंद हो जाता है, ये बड़ी समस्या क्रिएट हो जाती है। तो इस ये एक्चुअली में सर्वर डाउन होता है, क्या प्रॉब्लम क्या होती है मैम? नहीं, ये वाक़ई में है कि सर्वर डाउन होता है, क्योंकि आपने देखा भी है कि पूरे हरियाणा में एक साथ बहुत सारी शिकायतें आ रही थी। तो हर ज़िले में इस पर काम चल रहा है, तो जब बहुत ज़्यादा एक वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा आने लगती हैं, लॉगिन होने लगते हैं, तो वो सर्वर डाउन हो जाता है कभी। ये हमारे संज्ञान में भी है समस्या, एक टेक्निकल इशू है जो हेडक्वार्टर के संज्ञान में भी हम ला चुके हैं और इस पे लगातार काम चल भी रहा है। मुझे लगता है आने वाले 2-3 दिन में काफ़ी स्मूथ हो जाएगा, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैम जो ये सेंटर है, सीएससी सेंटर है और अटल सेवा केंद्र है, यहाँ के लोगों से पैसे लेते हैं, कोई क्राइटेरिया पेमेंट लेने का या नहीं है, या बिल्कुल निःशुल्क रहता है? अगर कोई पैसे लेता है तो उसकी क्या कंप्लेंट हो सकती है? देखिए, सीएससी सेंटर की एक रेट लिस्ट निर्धारित की गई है सरकार के द्वारा कि 20 रुपये पर एंट्री लेने हैं। हर सर्विस की अपनी अलग-अलग रेट लिस्ट है। वो हर सीएससी सेंटर पे चस्पा करवा दी गई है। अगर किसी सीएससी सेंटर में ऐसा है कि वहाँ पे चस्पा नहीं की गई है, तो उसकी जानकारी आप यहाँ पर ऑफिस में दे सकते हैं, उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूँ कि बीच-बीच में एफसीपीज़ के द्वारा भी दौरा किया गया है। कुछ वार्ड्स में जहाँ से ज़्यादा कंप्लेंट आ रही थी, कुछ गाँव में जहाँ से ज़्यादा कंप्लेंट आ रही थी, वहाँ पे दौरा किया था और हर जगह वहाँ पे हमें चस्पा मिली थी रेट लिस्ट। फिर भी मैं ये मानती हूँ कि हाँ, कुछ जगह नहीं होगी, उसकी जानकारी आप हमें तुरंत दें और हम कार्रवाई करेंगे, अगर ऐसा मैम पाया जाता है। जो ये ऐसी जानकारी देनी है, कोई नंबर इशू किया हुआ है आप लोगों ने, टोल फ्री नंबर है या कोई रिटर्न में कंप्लेंट करनी है, कैसे ये लोग आप तक कैसे पहुँच सकते हैं? यहाँ पर आके भी दे सकते हैं और विजिलेंस का नंबर भी हमने जारी किया गया, डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमेटी का, उस पर भी कंप्लेंट दे सकते हैं। मैम बात करें, अभी पीछे मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जो इस तरह की जो समस्याएं उत्पन्न हुई है, इसको लेकर सर्वे दोबारा कराया जाएगा। ये सर्वे कैसा होगा या किस तरह का इसकी नोटिफिकेशन जारी हुई है? देखिए, मुख्यमंत्री जी के आदेश अनुसार उनका ये आदेश था कि जो भी शिकायत आ रही हैं उनका दोबारा सर्वे करवाया जाए, तो उन सबका सर्वे करवाया गया है। लेकिन अगर जिनकी सर्वे की रिपोर्ट नहीं आएगी है, 25 तारीख तक का टाइम दिया था, जिनकी नहीं आई है उसके बाद उन सबके राशन कार्ड दोबारा रिवाइव कर दिए जाएंगे, जिनकी भी पेंडिंग रह गई है रिपोर्ट। और ये भी हमेशा हमारी ये कोशिश रहेगी कि 7 या 10 दिन के अंदर हम उनका सर्वे करके और उनकी रिपोर्ट के आधार पर उनका राशन कार्ड रिवाइव करना है तो रिवाइव करें, और अगर वो पात्र नहीं हैं, अपात्र हैं, तो फिर उनका वो एप्लीकेशन रिजेक्ट करेंगे। मैम एक दिलचस्प क्वेश्चन जो है वो बड़ा दिलचस्प बनता जा रहा है कि जिन लोगों ने आईटीआर भर दी, उनको मालूम ही नहीं था कि आईटीआर की भी एक सीमा तय है, 2.5 लाख रुपए कम से कम होता है। लोग सोचते हैं कि हमने आईटीआर भर दी है और हम लोग लोन वोन ले सकते हैं, लेकिन उनको ये मालूम नहीं था कि इस क्राइटेरिया में आते हैं उनका राशन कार्ड कट जाएगा। देखिए, ये जो क्राइटेरिया उठाया गया है जिसमें एक्सक्लूजन क्राइटेरिया है ये, इसमें 4-5 चीज़ें हैं, आईटीआर हैं, बिजली का बिल है और इसमें प्रॉपर्टी है। इसमें ये भी रखा गया है कि कोई सरकारी नौकरी में है तो उसको राशन कार्ड नहीं मिलेगा। ये क्राइटेरिया कोई नया बना हुआ क्राइटेरिया नहीं है, ये भारत सरकार का क्राइटेरिया है, जो हरियाणा सरकार ने एज़ इट इज़ उठाया हुआ है। तो काफ़ी पहले से ये क्राइटेरिया बना हुआ है और आईटीआर में अगर किसी ने इन्फॉर्मेशन ये दी है कि उनकी इनकम 5 लाख है या 2.5 लाख है और वो अब हमसे कहते हैं कि उनकी इनकम 1 लाख है, तो ये उनके बयानों में ही विरोधाभास है। इसका मतलब उन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन दी सरकार को। तो ये पोर्टल वही इन्फॉर्मेशन उठा रहा है जो इनकम टैक्स वालों को दी गई थी। जी जी। तो मैं लोगों से यही अनुरोध करूँगी, अभी तो हम उनका सरकार के निर्देश अनुसार नहीं बना सकते राशन कार्ड, क्योंकि वो अपात्र माने जाएंगे जिन्होंने आईटीआर भरी हुई है 2.5 लाख से ज़्यादा। लेकिन मेरा लोगों से, प्रशासन की तरफ से यही अपील है कि आप सरकार की किसी भी स्कीम का लाभ पाने के लिए जहाँ भी जो इन्फॉर्मेशन देते हैं वो सही इन्फॉर्मेशन दें। बिल्कुल सत्यापन इंफॉर्मेशन, यानी कि बिल्कुल सत्य आप बताएंगे तो तभी उसका लाभ उठाएंगे। मैम एक क्वेश्चन और है कि काफ़ी बड़ी समस्या ये आ रही है कि कई लोगों के ऑटोमेटिक ही बीपीएल में राशन कार्ड जुड़ गए हैं, ये चक्कर नहीं समझ में आया। काफ़ी लोग इसको कटवाने के लिए, सरेंडर करने में भी घूम रहे हैं, उनका समाधान कैसे हो पाएगा? जो ऑटोमेटिक बीपीएल कार्ड जनरेट हुए हैं वो ज़्यादातर जिनकी 1.8 लाख से कम इनकम वेरीफाइड है उनके जनरेट हुए हैं। किसी टेक्निकल इशू की वजह से या मे बी वेरिफिकेशन पेंडिंग रहा होगा जिसकी वजह से कुछ 1.8 लाख से ज़्यादा के भी जनरेट हो गए हैं। वो भी हमने इन्फॉर्मेशन हेडक्वार्टर में दे दी है और हेडक्वार्टर इस पर भी काम कर रहा है, और मुझे लगता है कि आने वाले 4-5 दिन में वो भी जिनके गलत बन गए हैं राशन कार्ड, वो अपने आप ही उसमें से रिमूव कर दिए जाएंगे पोर्टल पे से। जी मैम। मैम एक बड़ी समस्या उत्पन्न ये हो गई है, जो लोग विडो हैं या फिर जो लोग
पेंशन लेते हैं उनका भी क्राइटेरिया में आने के बाद उनकी पेंशनें कट गई हैं, तो इस पूरे मामले को लेकर इसमें क्या सरकार करने जा रही है? उन लोगों की पेंशनें कटी हैं या नहीं कटी हैं? विडो का कैसे रहने वाला है? जो बुढ़ापा पेंशन है उसका कैसे रहने वाला है? ये समस्या अभी मेरे संज्ञान में आई है। पहले तो मैं एक चीज़ स्पष्ट करना चाहूँगी कि सरकार ने सिर्फ़ उनकी पेंशन काटी थी जो कि रिटायर्ड पेंशनर थे। बुढ़ापा पेंशन जो ले रहे हैं, विकलांग पेंशन जो ले रहे हैं, उनकी पेंशन काटने का कोई भी मैंडेट नहीं था। लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने ऑक्यूपेशन में अपने परिवार पहचान पत्र में उन्होंने रिटायर्ड पेंशनर लिखवाया हुआ है, इसलिए उनकी पेंशन कट गई है। तो हमने उन सभी जो भी इस तरीके की कंप्लेंट आई थी उन सबको कहा है कि आप ऑक्यूपेशन चेंज का करेक्शन करवाएं, मॉड्यूल पर जाके करेक्शन मॉड्यूल पर ऑक्यूपेशन उसमें चेंज करवा के रिटायर्ड पेंशनर की जगह सीनियर सिटीज़न या जो भी आपकी क्राइटेरिया बनता है उसको चेंज करवा लें। तो जब वो ऑक्यूपेशन चेंज हो जाएगा तो उनकी पेंशन रिज्यूम हो जाएगी। तो मैम ये जिस तरह से अब ये इनकी पेंशन मान लो किसी की कटी है वो दोबारा जुड़ सकती है, और मैम इसके अलावा जो जिस तरह से आपने सारी चीज़ें बताई हैं, तो जो ये इसके अलावा मैम बात करें कि जो ये सॉफ्टवेयर है ये 24 घंटे चलता है या इसका क्या रहता है? सॉफ्टवेयर कभी-कभी थोड़ा स्लो चलता है, ये बात है। ये समस्या संज्ञान में आई है हमारे क्योंकि एकदम से बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं, इस वजह से भी स्लो चल रहा है। बाकी सॉफ्टवेयर तो जो टेक्निकल इश्यूज़ हैं वो सबकी नॉलेज में है, एक्नॉलेज किए गए हैं ये, उस पे भी काम चल रहा है, 2-3 दिन में वो भी स्मूथ हो जाएगा। बाकी ये जो करेक्शन की वजह से जितनी भी प्रॉब्लम आई है कि उनकी पीपीपी में करेक्शन नहीं था, तो उसके लिए भी मैं आपको बता दूँ कि ये सब एक्सरसाइज़ करने से पहले कि राशन कार्ड जब काटे गए हैं या पेंशन काटी गई है, उससे पहले कैंप लगाए गए थे हमने पीपीपी के कैंप लगवाए थे कि किसी को कोई भी करेक्शन करवाना है एज का, इनकम का, ऑक्यूपेशन का, तो वो आके मिलें वहाँ पर। लेकिन लोग नहीं आए, जिस संख्या में हमें लोग चाहिए थे करेक्शन के लिए वो नहीं आए। तो मैं फिर से प्रशासन की तरफ से अपील करूँगी कि आपके परिवार पहचान पत्र में अगर कोई करेक्शन है, अगर आपको लगता है कोई इन्फॉर्मेशन गलत है, तो उसको समय रहते ही चेंज करवा लें, क्योंकि आने वाले समय में आपको सभी सुविधाएँ परिवार पहचान पत्र के माध्यम से ही मिलेंगी। तो भविष्य में अगर आपकी कोई सरकारी स्कीम से आपको वंचित होना पड़ा इस करेक्शन ना होने की वजह से, तो ये गलत होगा। इसलिए आप समय रहते अपने जो भी करेक्शन करवाना है आप करवा लें। मैम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ है, रिटायर हो चुका है, पेंशन ले रहा है, क्या वो बुढ़ापा पेंशन भी ले सकता है? 2 पेंशन तो नहीं ले सकता? गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं ले सकता, बुढ़ापा पेंशन नहीं ले सकते। मैम इसमें एक समस्या और है कि जो लोग हैं अभी तक, कितने ऐसे लोग हैं जिनकी समस्या थी जो आपके कार्यालय में संपर्क कर चुके हैं और कितनी समस्याओं का समाधान हो चुका है? यहाँ पे तकरीबन 11,900 कंप्लेंट आई थी, जिनमें से कुछ ऑफ़लाइन भी थी और कुछ हमें पोर्टल के माध्यम से ही मिली थी। उनमें से हमने सभी जिन पे जो भी कार्रवाई होनी थी, अगर अप्रूव होना था तो अप्रूव किया है, अगर वो पात्र नहीं थे तो उनकी वो रिजेक्ट की हैं। अब सिर्फ 10% कंप्लेंट हमारे पास पेंडिंग है, तकरीबन 1500 हमारे पास पेंडिंग है, बाकी सबका हम निस्तारण कर चुके हैं। मैम इसमें एक बात और जानना चाहते हैं कि कुल मिलाकर जैसे कई लोगों के बिजली के बिल हैं काफ़ी आ जाते हैं, उसको इनकम के क्राइटेरिया में कैसे शामिल कर लिया जाता है? मान लो किसी का 10,000 का बिजली का बिल आया, सालाना हो गया, तो उसको कैसे जोड़ लिया जाता है? देखिए उनका बिजली का बिल मंथली बिल देखा जाता है, उसके हिसाब से उनका पूरे साल का अनुमान लगाया जाता है, 3-4 महीने के उनके बिल देखे जाते हैं। तो कुछ लोगों को जैसे हमने बताया कि आपका बिजली का बिल 9,000 रुपये सालाना से ज़्यादा था, इसलिए आप लोगों का राशन कार्ड काटा गया है, तो वो इस बात से सहमत नहीं हुए थे। तो उनका हमने अकाउंट नंबर, कनेक्शन नंबर लेके एक बार चेक भी करवाया है और उनका जो पूरा रिकॉर्ड निकल के आया है, उसके बाद उनको दिखाया तो काफ़ी लोग सहमत भी हुए थे। लेकिन काफ़ी लोग इस बात से सहमत नहीं हैं कि 9,000 से ज़्यादा बिल है तो उन्हें इस क्राइटेरिया से बाहर रखा जाए। तो उसका मैं ये कहना चाहूँगी कि एक पॉलिसी डिसीजन है, ये जो एक्सक्लूजन क्राइटेरिया है 9,000 वाला, ये भी भारत सरकार द्वारा जारी किया गया था और उसी को हरियाणा सरकार ने लागू किया है। तो पॉलिसी डिसीजन हमने ऊपर तक बात पहुंचा दी है, अब इसमें हायर अथॉरिटीज़ जिस तरीके का डिसीजन लेंगी उस हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल मैम, लास्ट क्वेश्चन ये है, जो लोग सरेंडर करना चाहते हैं अपने राशन कार्ड को, जिनका गलती से बीपीएल बन गया है, तो उनको क्या करना चाहिए? उनको भी ग्रीवेंस पोर्टल पे सरेंडर का ऑप्शन दिया गया है, वो उस पे जाके सरेंडर कर सकते हैं अपना कार्ड। उनको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जैसे ही उनकी वेरिफिकेशन हो जाएगा और उनका कार्ड सरेंडर वाली लिस्ट में आ जाएगा तो उनको नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। मैम आजकल प्रत्येक आदमी एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करता है और सब साइटें चलती हैं, क्या लोग अपने मोबाइल से भी ऐसा कर सकते हैं, अपने जो करेक्शंस हैं उसको दूर कर सकते हैं? उसके लिए क्या करना होगा?
बिल्कुल, जैसा मैंने पहले भी बताया था, मेरा परिवार पोर्टल पे एक सिटीज़न लॉगिन दिया गया है। सिटीज़न लॉगिन में वो अपना फैमिली आईडी डालेंगे, उसके बाद वो उनसे उनका ओटीपी माँगेगा, जो कि उनका स्मार्टफ़ोन पे आएगा। उस ओटीपी को डाल के उन्हें जो भी अपनी शिकायत लगानी है, वो उसी पोर्टल पे लगा सकते हैं। जी मैम, आपने हमसे बात की है, बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें जिस तरह से अब एडीसी मैडम का स्टेटमेंट सामने आ चुका है और एक-एक चीज़, मुझे लगता है जितने सवाल थे आप लोगों के सारे उनके समाधान सामने आ चुके हैं। और दोस्तों इस खबर को ध्यान से देखकर आप अपनी समस्या को दूर कर सकते हैं। पैनिक क्रिएट बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये समस्या सॉर्ट आउट होने वाली है। आपने अपने मोबाइल फ़ोन से कर सकते हैं, सीएससी सेंटर में जा सकते हैं, अटल सेवा केंद्र में जा सकते हैं और उसके अलावा आपके ब्लॉक्स के ऊपर भी डेस्क खोल दिए गए हैं, ताकि सरकार भी चाहती है जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान हो और लोगों को जो सरकारी सुविधा है उसका फ़ायदा मिल सके। दोस्तों आपको ये खबर कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूँ विकास सुखीजा अपने साथी रिकेश निषाद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.